मार्केट जो है रेट कट एक्सपेक्ट कर रही है अक्टूबर 2023 से। तो अक्टूबर में एक्सपेक्ट किया, दिसंबर में एक्सपेक्ट किया, जैन में किया, मार्च में किया, अप्रैल में किया। ये जो 5 पॉलिसीज आई थी, each time there was an expectation they did not cut the rate. स्टेट बैंक जो है प्रीएम्प्ट करता है फेडरल रिजर्व को और पहले रेट कट स्टार्ट कर देता है। तो हमारी जो करेंसी के ऊपर है वो एक प्रेशर आएगा एंड वो एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा बिटवीन अस एंड द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड जो यूएस डॉलर है और जिसकी मॉनेटरी पॉलिसी अभी इन्होंने टाइट रखी हुई है। आईएमएफ की डिमांड है कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टेट बैंक से बोरोइंग नहीं कर सकती। एंड नाउ फॉर एनीबडी हु follows the economy या markets, they would know कि Pakistani government hasn't borrowed from the state bank directly in several years. आज पाकिस्तान 2%, 3%, 4% रेट कर देता है। Suppose over the next 4 to 6 months, suppose या year end तक, दिसंबर तक आप 4 से 6% अपना रेट कट कर देते हैं। I don't think economy overheat होगी। I don't think कि businesses will go on a sudden expansion. आई डोंट थिंक कि कंज्यूमर्स जो हैं वो एकदम से कार लोन्स लेना शुरू कर देंगे या पर्सनल लोन्स लेना शुरू कर देंगे। मीडिया में स्पेकुलेशन आई है इज दैट कि द आईएमएफ इज सेइंग कि यू नीड टू डिप्रिशिएट द पीकेआर। और इसके अंदर एक वो भी स्पेकुलेशन आई है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि आप जो पावर टैरिफ्स एडजस्ट करें, आप एडजस्ट करें विद द अजम्पशन कि रुपी डॉलर की जो पैरिटी है वो 330 पे होगी by June 2025. अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम खज़र भाई, ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। मुस्तफ़ा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एंड आप किसी तारफ़ के मोहताज तो नहीं है, बट आई वांटेड टू आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लिटिल बिट, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं वो रिसर्च में जाना चाहते हैं एंड दे वांट मी टू आस्क क्वेश्चन जो कि उनको भी हेल्प कर सके उनके करियर में टू गो टू दिस रिसर्च साइड, इन्वेस्टमेंट साइड पे। सो इफ़ यू कैन लिटिल बिट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड कोई भी एडवाइस हो फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ दिस फील्ड। बिल्कुल, थैंक यू। तो ब्रीफली मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन करी थी 2007 में करी थी। आई डिड अ अंडरग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड देन मैंने अपना जो पहला जो करियर स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड दैट इन ए एसेट मैनेजमेंट कंपनी एज अ बाय साइड रिसर्च एनालिस्ट। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। माय इनिशियल कवरेज was the banking sector and the macro economy. So I did that for a little while. Then I got an opportunity to work in a similar sort of capacity on the sell side, यानी brokerage house के अंदर। तो वहाँ पे भी मैंने banking and macro economy cover करी। And then वो करने के कुछ टाइम बाद I received a call from my asset management company कि they were launching a money market fund। तो उस ज़माने में money market funds नए नए launch हुए थे in response to the जो 2008 में जो एक मेगा क्राइसिस आया था ग्लोबली। तो उन्होंने कहा था हम ये जी एक मनी मार्केट फंड लॉन्च कर रहे हैं एंड वी वुड लाइक यू टू मैनेज इट। तो दैट वाज माय फर्स्ट फोरे इनटू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। So after that research stint, I started to do money market fund management. फिर slowly जो मेरी responsibility थी, जो सारी fixed income की जो book थी, वो मेरी responsibility बन गई थी। And then after that, when I moved to another sort of asset management company, वहाँ पे I continued in the fixed income role. But given that I had completed my CFA charter, I had a background in equity research, portfolio management मैंने fixed income side पे काफी सालों से करी हुई थी। I also started to look at the equity portfolios and work very closely with the in-house research team on monitoring those portfolios.
Did that for a few years, and then eventually I was given the role of a chief investment officer, जिसके अंदर my responsibility was overall सारे portfolios देखना, fixed income के, equities के, mutual funds में हो, advisory में हो, basically जो हमारी जो fund management, trading की जो team थी उसको मैं lead करता था. In the last few years, my sort of portfolio has expanded a bit more. So I carry the title. I still continue to carry the title of a chief investment officer, which is my primary core job. But मेरा जो role है is more expansive now in terms of my responsibilities, the overall sort of performance of the asset management company. So whether that has to do with the company के funds की जो performance है, whether that has to do with the company's AUM growth, whether that has to do with the company's own profitability, तो वो मेरे अभी जिम्मे है. तो there's been as you can see, ये जो मैंने आपको brief देना था लंबा हो गया, कि वो एक progression थी naturally, कि research, portfolio management, different kinds of portfolio management, expanding role within that, and then finally leading a team of 50 plus people today to run an AMC and oversee all the aspects of it. तो ये तो मेरे बारे में था थोड़ी सी इंट्रोडक्शन. इन टर्म्स ऑफ जो रिसर्च के लिए व्हाट आई वुड यू नीड टू डू एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट के जो people who want to get into this field, one is that of course you have to have a passion कि जी आपको इंटरेस्ट होना चाहिए in this field, ठीक है ना. And generally मैं लोगों को यही कहता हूँ कि if you want to work, whether you want to work in asset management, whether आपको काम करना है brokerage side पे, whether आपने काम करा है investment banking में, या you want to move into private equity and venture capital, उस तरह की alternative investments, the best place to start is in research. और जनरली पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च बेस्ट होती है वो हमारी एक्विटी रिसर्च होती है, लिस्टेड एक्विटीज की रिसर्च. तो वहां पे अगर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लें, थोड़ा सा रगड़ा खाएं, get experience of different sectors, different coverage, build experience, skill set अपना वहां पे build करें, तो मेरे हिसाब से it gives you a lot of options in terms of कि आपने career कौन सा pursue करना है, कौन सी line आपने पकड़नी है, whether you want to move towards portfolio management like I did, whether you want to move towards investment banking, whether you want to move towards alternative investments. तो फिर वो research आपको एक अच्छा base देती है knowledge का, skill set का, which allows you to sort of move into different directions. In terms of what tips I would give, other than obviously having a real passion for capital markets, अगर आपने ये pursue करना है, one is that you need to know Excel really well. तो वो ये कहते हैं कि an analyst is only as good as his Excel skills. तो Excel पे आपको अभी तक आपको you should have mastery over it if you want to go far as a research analyst. अब obviously देखें Excel तो पुराना सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे मैं पुराना हो गया हूँ. तो आजकल तो the new generation, they work with additional softwares like Python. तो it would also be recommended कि उसके ऊपर भी research करें, see what sort of softwares these days are being used by research analysts to basically make their models more comprehensive, automated, and where they can become more flexible by using those new softwares. तो उसके ऊपर भी अगर आप अपनी sort of development और skill set बढ़ाएं, that would be helpful. इसके अंदर the other thing which is important is you need to read. You need to read a lot. क्या कहते हैं, चाहे वो आप domestic follow कर रहे हों, sectors, domestic companies, domestic macroeconomic news, internationally क्या चीज़ें हो रही हैं, in terms of the global sort of economy, global commodities, interest rates, etc. Global markets क्या कर रही हैं. The other thing I would suggest is के read up on history. तो हिस्ट्री का यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ें, बट इसके अंदर ये है कि फाइनेंशियल हिस्ट्री पढ़ें, बिकॉज ऑफन जो लोग मार्केट्स में मैंने देखा है कि देयर नॉलेज बेस इज ऑफन लिमिटेड टू जो उन्होंने खुद देखा है मार्केट के अंदर होते हुए. दे डोंट नो कि जी 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ. तो दैट सॉर्ट ऑफ नॉलेज ऑफन कम्स इन हैंडी, बिकॉज ऑफन जो आपके एक्सपीरियंस ट्रेडर्स या फंड मैनेजर्स होते हैं
उनकी जो उनका जो व्हाट सेट्स देम अपार्ट इन टर्म्स ऑफ कि उनकी जो स्पेशलनेस होती है वो ये होती है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी भी होती हैं, दे हैव दैट एक्सपीरियंस। तो यू कैन गेट दैट एक्सपीरियंस सेकंड हैंड बाय रीडिंग कि जी फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती हैं डिफरेंट कंडीशंस में, जी 1970 के ऑयल क्राइसिस में क्या हुआ था, व्हाट इम्पैक्टेड, हाउ डिड डिफरेंट कंट्रीज रिएक्ट, हाउ डिड पॉलिसी रिएक्ट। तो व्हेन यू स्टार्ट टू गेट अ हैंडल ऑफ दीज थिंग्स तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये हर चीज साइकिल्स में चलती है एंड हिस्ट्री जो है इट ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ। तो वंस यू डू इट फॉर लॉन्ग इनफ फिर आपके दिमाग में खुद आना शुरू हो जाए कि यार आई सीन दिस पैटर्न बिफोर, आई सीन दीज इवेंट्स हैपन बिफोर, ठीक है ना। सो यू कैन देन यूज दैट नॉलेज टू बेसिकली मेक अ मच बेटर assessment of the situation. तीसरी चीज जो मैं कहूंगा which is important for a research analyst is yes, आप you need to read, you need to study, आप चीजें फॉलो करेंगे, पैशन होना चाहिए, सॉफ्टवेयर एक्सेल पाइथन जो भी आप करें, ये आपकी इंटरनल सॉर्ट ऑफ फोकस है। मगर यू ऑल्सो नीड टू हैव एन एक्सटर्नल फोकस, यू नीड टू गेट आउट, जितने लोगों से बात कर सकते हैं आप बात करें। नेवर बी अफ्रेड टू पिक अप द फोन एंड कॉल अ सीएफओ या एनी सीनियर एग्जीक्यूटिव टू आस्क अबाउट दोस कंपनीज इफ यू हैव क्वेश्चंस। you need to get out there in the sense कि you need to be out in the real world, कि ऑन द रोड आप हों, आप मार्केट सर्वेस करें, आप क्या कहते हैं रिटेलर से जाके मिलें, होलसेलर से जाके मिलें, ताकि आपको एक्चुअली पता हो कि मार्केट्स में क्या हो रहा है। तो इफ you're covering steel, you're covering glass, you're covering consumers, you're covering cement, you should be going out and meeting the dealers, you should be making plant visits, you should be getting comfortable and making contacts with the management of different companies. तो you see it with your own eyes and you experience it. तो आपकी जो bookish knowledge है, जब आप इसको combine करेंगे with that real world interaction, तो hopefully you will become a good analyst. तो ये बस थोड़ी सी मेरी एडवाइस थी, शायद थोड़ी सी डेटेड हो बिकॉज मैं भी डेटेड हूँ, मगर आई होप इट विल हेल्प। थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा भाई। मुस्तफ़ा भाई आजकल एक ही क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछा जा रहा है अबाउट रेट कट्स पाकिस्तान से लेके और ऑल द ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में। एंड मैं आपको फॉलो करता हूँ ट्विटर पे और लिंक्डइन पे एंड आई सी यू हैव क्वाइट क्लियर व्यूज़ about it. So before going to that side या आपके व्यूज़ पूछने से पहले I have a lot of questions to ask. मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ फॉर माई ऑडियंस, अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करवा दें कि जो अभी स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज या कट नहीं किया, उन्होंने क्या रैशनल दिया है। तो अभी स्टेट बैंक का क्या व्यू था कि उन्होंने जो रेट को सेम ही रखा है। सही है। तो इसके अंदर जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी नियर द एंड ऑफ अप्रैल हुई थी, एंड उसके अंदर स्टेट बैंक ने अपना जो स्टांस और अपनी जो टोन थी इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वर सेइंग एंड व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे वर यूजिंग, इट वाज एक्चुअली क्वाइट सिमिलर टू जो उन्होंने मार्च में इस्तेमाल करी थी। और जो मार्च का जो लैंग्वेज था इट वाज वेरी डिफरेंट जो वो जनवरी में या उससे पहले इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसके अंदर जो हमें नजर आ रहा था ये कि in the January policy, even though आपका status quo था, the state bank was using a very optimistic या bullish या dovish language वो इस्तेमाल कर रहे थे, in which they were quite optimistic कि जी inflation नीचे जा रही है, and they were using language like on a forward-looking basis, inflation is significantly going to decline significantly, and real interest rates will be materially positive, which is basically, I think they were trying to give us a strong hint कि आगे जाके यू कैन एक्सपेक्ट रेट कट्स। एंड इफ यू रिकॉल जो हमारी प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस भी हुई हैं, मार्केट जो है रेट कट एक्सपेक्ट कर रही है अक्टूबर 2023 से। तो अक्टूबर में एक्सपेक्ट किया, दिसंबर में एक्सपेक्ट किया, जैन में किया, मार्च में किया, अप्रैल में किया। ये जो 5 पॉलिसीज आई थी, ईच टाइम देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन दे डिड नॉट कट द रेट। तो ये जो मार्च और अप्रैल की जो पॉलिसीज आई थी उसके अंदर स्टेट बैंक की जो टोन थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। फ्रॉम दैट मोर बुलिश sort of optimistic tone, it became a lot more cautious, and sort of highlighting the risks rather than highlighting the positives. तो उसके अंदर जो उन्होंने 3 मेन चीजों की बात करी कि why they decided to keep the rate unchanged. One was कि उन्होंने कहा कि जी inflation is still very high. तो आपको पता है कि जो मार्च की CPI आई थी, आई थिंक दैट वाज अबव 20%, शायद 21% थी, मगर अप्रैल का नंबर जो था वो 1-2 दिन बाद आना था
assumption यही थी कि स्टेट बैंक already had access to that information, and market में expectation यही थी कि वो 17 to 18% के दरमियान नंबर आएगा, marking the first time कि जी पाकिस्तान में रियल इंटरेस्ट रेट्स काफी पॉजिटिव हो गए हैं. तो आई थिंक स्टेट बैंक ने उसको काउंटर करने के लिए शायद ये स्टेटमेंट दिया कि जी इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुई है मगर इट इज स्टिल वेरी हाई. The second thing that they highlighted was that के जो geopolitical outlook है, especially with regards to commodity prices, वो काफी unclear है. We obviously know there are multiple conflicts जो दुनिया में हैं. There's Russia, Ukraine, there's the genocide in Gaza जो हो रहा है. तो उसके ऊपर जो इजराइल ईरान के ऊपर भी हमने थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखा था रिसेंटली. तो दैट वाज ऑब्वियसली क्रिएटिंग a view on commodities कि जहाँ oil prices went up to $90 a barrel, फिर वापस नीचे आई. हमने रेड सी में भी देखा, there was some embargoes या वहाँ blockades हो रहे थे. तो this was a second reason that they highlighted कि the geopolitics spike हो रही है वहाँ पे, negative sentiment या conflict, और उसका impact on commodities right now is unclear. और तीसरी चीज जो इन्होंने हाईलाइट करी थी, इन्होंने ये कहा था कि जो नया बजट आएगा और उसके अंदर जो टैक्सेशन मेजर्स होंगे, जो एडजस्टमेंट्स दिए जाएंगे इन ऑर्डर टू ग्रो रेवेन्यू, वो इन इटसेल्फ मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन. तो आई थिंक इन्होंने 2-3 चीजें हाईलाइट की थी टू जस्टिफाई कि जी हम रेट कट क्यों नहीं कर रहे इस पॉलिसी के अंदर. सही. और अभी मैं ये देखता हूँ कि आपके व्यूज़ हैं कि रेट्स को कट होना चाहिए, जबकि अभी यूएस में भी रेट्स को कट नहीं किया गया. तो आप क्यों समझते हैं, स्ट्रांगली क्यों बिलीव करते हैं कि दिस इज़ अ टाइम टू स्टार्ट कटिंग द रेट्स? सो इसके अंदर देखें, जो लोगों का ध्यान है कि जी जब तक फेडरल रिजर्व यानी जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, कि जब तक वो रेट कट नहीं करता, स्टेट बैंक को रेट कट नहीं करना चाहिए. आई थिंक दिस व्यू लॉट्स ऑफ पीपल डू होल्ड इट. और एंड आई थिंक एंड अगेन शायद मैं उनकी बात अगर समझ सका हूं तो व्हाट आई हैव टेकन अवे फ्रॉम देम इज दैट दे थिंक कि जी इफ द स्टेट बैंक जो है प्रीएम्प्ट करता है फेडरल रिजर्व को और पहले रेट कट स्टार्ट कर देता है, तो हमारी जो करेंसी के ऊपर है वो एक प्रेशर आएगा एंड वो एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा बिटवीन अस एंड द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड जो यूएस डॉलर है, और जिसकी मॉनेटरी पॉलिसी अभी इन्होंने टाइट रखी हुई है. तो दे थिंक दैट इट इज अनवाइज कि पाकिस्तान जो है एक डाइवर्जेंट व्यू ले या डाइवर्जेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करे, विच कुड परहैप्स क्रिएट प्रेशर्स on the currency, it could increase the deficits, etc. Now, इसके अंदर अगर मैं theoretically बात करूं, the reason why people talk about other central banks is that कि generally जो Federal Reserve जो काम करता है तो उसको Bank of England, BOE जो है वो देखता है, Bank of Japan है वो देखता है, ECB जो European Central Bank है, जो दुनिया के बड़े central banks है, they watch each other very carefully because इसके अंदर जो relative जो आपकी interest rate है या आपका जो टाइटनेस या हॉकिशनेस या डविशनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, वो मैटर करता है इन मुल्कों के लिए, बिकॉज दे हैव हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट. कि जी जापान ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी हुई होगी यूएस ट्रेजरी बिल्स के अंदर. दे विल बी मैसिव ट्रेडिंग पार्टनर्स के उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक दूसरे के साथ विल बी रनिंग इनटू द टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो द रिलेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी ऑफ ईच कंट्री मैटर्स टू देम. ठीक है जी. हमारे यहाँ इस तरह के कैपिटल फ्लोज नहीं है विद एनी कंट्री रियली. ठीक है ना. पाकिस्तान इज नॉट अ लार्ज रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई कि हमारे यहाँ कोई एवरी साल 30 अरब डॉलर का एफडीआई गिर रहा है. पाकिस्तान इज नॉट अ लार्ज रिसिपिएंट ऑफ कैपिटल इनफ्लोज कि जी पूरी दुनिया पाकिस्तानी स्टॉक्स खरीद रही है या पाकिस्तानी ट्रेजरी बिल्स खरीद रही है या पाकिस्तानी रियल एस्टेट खरीद रही है या पाकिस्तानी बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट कर रही है. और हमारी जो and what this means at the end of it कि the rupee is not an internationally traded currency. तो rupee exposure दुनिया में लोगों का, एक तो जिन लोगों का है वो बहुत कम लोग हैं, और जिन लोगों का है भी उनका भी एक्सपोजर बहुत कम है. बिकॉज अगर हम देखें भी, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा एंड यू प्रॉब्ली रेड अबाउट इट कि स्टॉक मार्केट के अंदर फॉरेन इन्फ्लोज आने शुरू हैं, फॉरेनर बाइंग आना शुरू हुई है. टी बिल्स के अंदर भी हमने फॉरेन पार्टिसिपेशन देखना शुरू करी है. मगर दैट काइंड ऑफ मनी इज जस्ट अ कपल ऑफ $100 million सो फार. तो ये आर्ग्यूमेंट ये करना कि पाकिस्तान अगर अपने इंटरेस्ट रेट्स
स्लाइटली आज चेंज करता है या नेक्स्ट पॉलिसी के अंदर, उससे कोई एकदम से रुपी एसिड्स डंप कर दिए जाएंगे by foreigners or by locals, वो मुझे लॉजिक इट डजंट रियली सिट वेल विद मी। तो इसलिए आई एम नॉट रियली बिग वो प्रोपोनेंट कि जी आप फेड का इंतजार करें, बिकॉज रुपी जो है उसकी होल्डिंग बड़ी लिमिटेड है, और आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई शार्प रिएक्शन आएगा अगर स्टेट बैंक ने अपने रेट कट्स जून में स्टार्ट किए। आपने अभी आईएमएफ का भी जिक्र किया, और ये भी एक क्वाइट कॉमन प्रैक्टिस है कि बजट से पहले मार्केट भी ऑलमोस्ट हॉल्ट ही हो जाती है, साइडवेज जैसे आजकल है। नए टैक्सेस भी लग सकते हैं, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी की या गैस की प्राइसेस हैं वो भी बढ़ सकती हैं। उनके बढ़ने से जो है इन्फ्लेशन भी थोड़ी सी पुश अप हो सकती है। इस सारी सिचुएशन में फिर स्टेट बैंक कैसे रेट्स को कट करेगा? नहीं, आई थिंक दैट्स अ कंसर्न जनरली लोगों का, एंड फेयर इनफ। देखें, इसके अंदर जो एक मेरा भी जो शायद सवाल था लोगों से, इज दैट के वी नीड टू स्टार्ट टू क्वांटिफाई कि जी जो आईएमएफ की जो पोटेंशियल मेजर्स हैं, जो आपको देखें मीडिया में तो बड़ी सनसनीखेज किस्म की ड्राउनी ड्राउनी खबरें आ रही होती हैं जो वो लगा रहे होते हैं। उस दिन 2-4 दिन पहले मैंने कोई एक सेगमेंट देखा जो 5 मिनट का सेगमेंट था, और वो बंदा चीख चीख के पागल हो गया था कि जैसे दुनिया खत्म हो गई है। कि उसने कहा है कि जी आईएमएफ की डिमांड है कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टेट बैंक से बोरोइंग नहीं कर सकती। And now for anybody who follows the economy या markets, they would know कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट hasn't borrowed from the state bank directly in several years। तो अगर IMF आज जो बात कह रहा है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज हमने तो सालों से डायरेक्ट बोरोइंग नहीं करी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक वो स्पेक्यूलेटिव एलिमेंट डेफिनेटली है विच सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स अ हिस्टीरिया। बट इसके अंदर हमें क्वांटिफाई करने की जरूरत है कि जी अगर आईएमएफ आपसे कह रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे एक चीज आई है कि आईएमएफ इज आस्किंग फॉर एन एडिशनल 1.3 ट्रिलियन रुपीज इन टैक्सेशन, कैन वी क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ इट? यू प्रॉब्ली कैन, एनालिस्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो आपसे कह रहा है कि जी आप पीडीएल बढ़ाएं पेट्रोलियम पे, अगर वो आपसे कह रहा है कि आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे, ड्रग्स पे जीएसटी लागू करें, अगर वो आपसे कह रहा है कि जी बिजली के रेट आप 10% या 15% या 25%, वॉट एवर जो भी रेट वो आपसे कह रहा है, यू कैन क्वांटिफाई दोज, एंड यू कैन क्वांटिफाई द प्राइमरी इम्पैक्ट, यू कैन सिमुलेट द सेकेंडरी इम्पैक्ट जो आपके इन्फ्लेशन और सीपीआई बास्केट पे आएगा। बट खैर, हैविंग सेड ऑल दैट, मेरा व्यू जनरली ये है कि जी देखें, अगर आप पाकिस्तान को अभी देखें, आपकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे आ गई है, ठीक है ना। आपकी जो ग्रोथ है, द ओनली रीजन पाकिस्तान इज हैविंग पॉजिटिव ग्रोथ राइट नाउ इज बिकॉज एग्रीकल्चर में आपके पास एक हेल्थी आउटपुट आया था, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, इफ यू लुक एट द सिचुएशन इन एग्रीकल्चर, इट इज ऑल्सो नॉट सो प्रॉमिसिंग अगर आप मूविंग फॉरवर्ड बात करें कि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, राइट। आपके पास जो बम्पर क्रॉप वीट का था, हमने देखा कि वो एक वीट क्राइसिस आया विच इज अफेक्टेड a lot of farmers, right, कि गवर्नमेंट ने बाइंग नहीं करी। और आपको पता है वो मीडिया में आजकल एक वो स्कैंडल चल रहा है कि जी वो यूक्रेन से इंपोर्ट कर ली थी एक्सेट्रा। तो उससे क्या हुआ है कि आपके फार्मर्स मुतासर हुए हैं। अब फार्मर्स मुतासर हुए हैं, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि जी अगर फार्मर को पैसे नहीं मिले, अगर उसको लॉस हो गया बिकॉज उसका वीट नहीं गवर्नमेंट ने खरीदा, और सपोज उसका जाया हो गया क्रॉप, तो वो फिर नेक्स्ट साइकिल में कैसे पार्टिसिपेट करेगा? वो कॉटन कैसे लगाएगा? वो राइस कैसे लगाएगा? वो दूसरे क्रॉप्स कैसे लगाएगा? तो दैट विल इफेक्ट अदर आपका जो फ्यूचर जो क्रॉप्स हैं। तो इसके अंदर हमें भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि द कंट्री इज ऑन अ वेरी लो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी राइट नाउ। इंडस्ट्री को देख लें, एलएसएम को देख लें, ठीक है ना। हमने मैसिव डिक्लाइंस देखे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। हमने आप किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स उठा के देख लें, आप पेट्रोलियम सेल्स देख लें कि पेट्रोल डीजल की सेल्स, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देख लें, आप क्या कहते हैं गाड़ियों की सेल्स देख लें, आप सीमेंट की सेल्स देख लें, आप स्टील इंडस्ट्री की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें। एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टू द फैक्ट कि द इकोनॉमी हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, ठीक है जी। तो आप और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट हमें कह रही है, आईएमएफ हमें ये कह रही है कि जी हमने टैक्स और लेके आने हैं, और हमने टैक्स बेस बढ़ाना है, और हमने टैक्स कलेक्ट करना है, और हमारे 30% ग्रोथ का टारगेट है या वट एवर।
तो भाई अगर इकोनॉमी को ही आपने बंद कर दिया तो आप टैक्स किससे कलेक्ट करेंगे? या तो आप सैलरी सैलरी क्लास को फिर से मार दें, मगर उसकी भी एक लिमिट है ना, हाउ मच कैन यू स्क्वीज दीज पीपल? तो इट इज एसेंशियल कि पाकिस्तान को अगर अपनी फिजिकली चीजें सही रखनी है, कंट्रोल रखनी है, इफ दे वांट्स टू अचीव दोस टारगेट्स, अगर उसको अपनी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, अभी जो एस्टिमेट की जा रही है 9.7 ट्रिलियन रुपीस का इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर, वो क्यों है? वो क्यों इसलिए बिकॉज आपने 22% का रेट रखा हुआ है। आप रेट कम करें, पाकिस्तान में सबसे बड़ी बोरोवर जो है वो गवर्नमेंट खुद है। तो इसके अंदर अगर मैं 22% से 18% कर दूंगा रेट, आई गारंटी यू ये एकदम से कोई कंज्यूमर फाइनेंस नहीं स्टार्ट हो जाएगी। एकदम से जो कंपनीज जो अभी सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए बोरोइंग कर रही हैं टू कीप बिजनेसेस अफ्लोट, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर रहा, वो एकदम से ये थोड़ी होगा कि कंपनी कहेगी यार 18% रेट हो गए, मुझे लोन दे दो, मैंने ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन करनी है एंड आई नीड टू इम्पोर्ट hundreds of millions of dollars of machinery. That won't happen because even a 17-18% rate बहुत रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, बहुत टाइट पॉलिसी है। आप यस अगर कहें कि जी वो 10-11% पे रेट ले आए, फिर आप कह सकते हैं कि मे बी इट्स अकोमोडेटिव, मगर अभी तो हम 22% पे खड़े हैं। तो या तो अगर आप कहें कि जी मैंने अपनी पूरी सप्लाई चेन किल कर देनी है, मैंने इंडस्ट्री को किल कर देना है और फिर मैंने टैक्सेस भी कलेक्ट करने हैं, तो ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से नॉन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट। मुस्तफ़ा भाई, अगर रेट्स कट होते हैं तो जो पाकिस्तान एक बूम एंड बस्ट के साइकिल में फंसा हुआ है, रेट कट करने से हमारी इकोनॉमी जो है ओवर हीट नहीं होगी? अगर ओवर हीट होगी तो फिर दोबारा वही करंट अकाउंट के डेफिसिट के चक्कर में ना फंस जाएं, ऐसा तो नहीं होगा? सर वजह से मैं यही कह रहा हूँ ना कि आई डोंट थिंक कि अगर सपोज आज पाकिस्तान 2%, 3%, 4% रेट कर देता है, सपोज ओवर द नेक्स्ट 4 to 6 months, सपोज या ईयर एंड तक, दिसंबर तक आप 4 से 6% अपना रेट कट कर देते हैं, आई डोंट थिंक इकोनॉमी ओवरहीट होगी। आई डोंट थिंक के बिजनेसेस विल गो ऑन अ सडन एक्सपेंशन। आई डोंट थिंक के कंज्यूमर्स जो हैं वो एकदम से कार लोन्स लेना शुरू कर देंगे या पर्सनल लोन्स लेना शुरू कर देंगे, बिकॉज 18% इज स्टिल अ वेरी हाई एंड प्रोहिबिटिव रेट। आज अब हमें ज़ाहिर आदत हो गई है 22% रेट की, बिकॉज द रेट हैज बीन एट 22% फॉर अ ईयर। मगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, ये तो सिर्फ इसके करीब रेट्स, यानी इतने हाई भी नहीं थे मगर इसके करीब रेट्स थे 1998 में, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किए थे और सैंक्शंस लग गए थे पाकिस्तान के ऊपर, एंड वी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट ऑलमोस्ट, राइट? तो जो सिचुएशन आज है कंपेयर टू देन, इट्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, राइट? आप आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, nobody is putting sanctions on you, आपके रिजर्व्स are at $9 billion, आपको पैसे फंडिंग भी मिल रही है। इन्फ्लेशन यस हाई थी, वी एक्सपेक्ट कि डबल डिजिट्स में रहेगी, मगर इट इज कमिंग ऑफ, करेंसी आपकी स्टेबलाइज हो रही है। तो इन टर्म्स ऑफ के जो आपकी रिलेटिव पोजिशनिंग है, यू आर इन अ बेटर प्लेस, एंड आई थिंक के इतने रेट्स हाई रखे यू आर सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिफीटिंग है वो, बिकॉज आपने गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट हाई रखी हुई है, गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट हाई रखी हुई है, तो वो फिर ओमोस के थ्रू जो स्टेट बैंक इशू करता है, वो ओमोस के थ्रू बोरोइंग करता है। ओमोस क्या होते हैं? वो एसेंशियली मनी प्रिंटिंग है। मनी आप जितना प्रिंट करेंगे और मनी का बेस, मॉनेटरी बेस बढ़ाएंगे, उतनी आपकी करेंसी इन सर्कुलेशन घूमेगी। करेंसी इन सर्कुलेशन घूमेगी तो जो चीज़ों की प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगी और इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। तो कहीं ना कहीं से इन्फ्लेशन आ जाएगी if you continue with this policy. I don't think interest rates can have a role in curtailing this. And like I said, कि I don't think कि ऐसा कोई impact current account पे आएगा। अभी भी आप अगर देखें कि जो कंपनीज इनफैक्ट जो मटेरियल की जो इंपोर्ट है उसकी एलसीज पे लोगों को इतना इश्यू नहीं है। यस मे बी सर्विसेज पे दे हैव टू गो एंड गेट अप्रूवल्स एक्सेट्रा, वो डिले होती हैं, पीस मील में जाती है, मगर मटेरियल की एलसीज जनरली जो हमारे चैनल चेक्स, जो हमारी बातें होती हैं लोगों से, दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। इवन इन फैक्ट वी हैव सीन के अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स वी हैव स्टार्टेड टू सी के जो हमारे जो चेक्स बताते हैं वो ये हैं कि लोगों के पैसे भी जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड रिपैट्रिएशन, जो रॉयल्टीज जो स्टेट बैंक ने, आपको याद है, स्टैगर करना शुरू करी थी, उनको क्यू सिस्टम में डालना शुरू किया था। तो डॉलर लिक्विडिटी बेहतर है। एंड जो द अदर थिंग पीपल फॉरगेट, जो आई एम सरप्राइज्ड लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस, इज दैट के लास्ट मंथ आपको पता है पाकिस्तान ने $1 बिलियन की यूरोबॉन्ड मैच्योरिटी की पेमेंट करी थी,
और वो $1 बिलियन पेमेंट पाकिस्तान ने करी, वो आपको रिजर्व्स में कहीं नजर ही नहीं आई, रिजर्व्स के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आया। तो दैट मीन्स कि देयर वाज एम्पल डॉलर लिक्विडिटी इन द मार्केट, कि स्टेट बैंक डिस्पाइट मेकिंग दैट पेमेंट, वो उसने मार्केट से जमा कर लिया या किसी और सोर्स से उसने बोरो कर लिया, विच मीन्स कि आपके पास डॉलर फंडिंग एंड फाइनेंसिंग की एक है, अभी एक चैनल खुला हुआ है। तो मेरे हिसाब से द आर्ग्यूमेंट के जी इकोनॉमी ओवर हीट हो जाएगी अगर हमने अगले 6-7 महीने में 4 से 6% रेट कट कर दिए, आई डोंट बाय इट, बिकॉज इवन अ 16-17% रेट इज वेरी हाई। एक और क्वेश्चन भी चल रहा होता है कि अगर रेट्स कट होते हैं तो हमारा पीकेआर कोलैप्स हो जाएगा। आपने ऑलरेडी इसको लिटिल बिट टच अपॉन भी किया, तो हाउ वुड यू आंसर दिस क्वेश्चन? सो देखें, आई थिंक अगेन दिस इज अ थियोरेटिकल असर्शन कि जी, एंड इट इज, इसके अंदर देखें जो जो बहुत इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज होती हैं जहां फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल एंड एफएक्स हो रहा होता है, इट डेफिनेटली डज अप्लाई टू देम। Pakistan again is very different in terms of how it is connected to the international economy और किस तरह के financial and trade flows पाकिस्तान के अंदर होते हैं and उसके जो neighboring countries के साथ। तो the idea generally is कि जी if the interest rate आपकी करेंसी का लो है compared to some other currency, तो जो इन्वेस्टर है वो आपकी करेंसी बेचेगा और वो दूसरे मुल्क की करेंसी जाके खरीद लेगा जहां पे उसको बेहतर रेट मिल रहा है। तो देन पीपल उसको इससे कनेक्ट करते हैं कि जी अगर हम रुपये में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अगर हम उसको कम कर देंगे तो लोग रुपीस को डंप कर देंगे और वो डॉलर जाके ले लेंगे और वहां पे उनको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो अवेल करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर और जो दूसरा एस्पेक्ट वो ये है कि दे एक्सपेक्ट कि जब आप इंटरेस्ट रेट्स कट करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरह जनरेट होगी जो आपके डेफिसिट्स बढ़ाएगी, and that will again will create pressure on the currency. तो डेफिसिट्स वाली बात तो मैंने कर दी, तो आई वोंट रिपीट इट। मगर ये जो इंटरेस्ट रेट की जो बात करते हैं ना कि जो इंटरेस्ट रेट लो होगा लोग बेच देंगे, गो इनटू द हाई रेट करेंसी, दिस अगेन क्या कहते हैं फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान डजंट मेक सेंस। मैं आपको बताऊं कि फॉर द लास्ट 6-7 months आई हैव सीन माई सेल्फ पर्सनली के जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर ऑफरिंग एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ऑन डॉलर डिपॉजिट्स। ठीक है जी, एंड आई हैव सीन मल्टीपल बैंक्स डू इट। ठीक है ना, मैंने डबल डिजिट रेट्स भी देखे हैं जो लोग ऑफर कर रहे हैं। ठीक है ना, अब आपने पाकिस्तान को ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट देखा, ठीक है ना, इन 2023 जहां पे करेंसी एवरी ईयर 30-40% डिप्रिशिएट हो रही थी। तो मेरे हिसाब से जिस बंदे ने डॉलर लेने थे उसने डॉलर ले लिए हैं। ठीक है जी, नाउ अगर यहाँ पे 2% रेट कट हो जाए या 3% रेट कट हो जाए या 4-6 जो मैं कह रहा हूं इन द नेक्स्ट 6 months इनको कर देना चाहिए, आई डोंट थिंक कि उससे ये होगा कि जी एकदम से लोग डंप कर देंगे अपने रुपीज और सब डॉलर ले लेंगे। एंड आई थिंक द सॉर्ट ऑफ थिंग टू लुक एट हिस्टोरिकली, आप देखें, मैं आपको 2-3 डेटा पॉइंट्स दूंगे, मैंने प्रॉब्ली इसके ऊपर ट्वीट भी किया होगा। वन इज दैट के IMF के पहले साल में क्या होता है इन एनी IMF प्रोग्राम, मैंने सिंस द ईयर 2000 डेटा निकाला था, उसमें पाकिस्तान ने 7 IMF प्रोग्राम्स किए हैं। And I looked at what happened in the first year of each of those 7 IMF programs. On average, KSE 100 return का 30% पॉजिटिव रिटर्न होता है। ठीक है ना, दूसरी चीज क्या होती है कि इंटरेस्ट रेट कट होता है। ये IMF में हमारे यहाँ एक तासुर है कि जी IMF के होते हुए रेट कट नहीं हो सकता। दिस हैज नो कनेक्शन टू रियलिटी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप उठा के देखें, पाकिस्तान ने हर दफा IMF प्रोग्राम में रेट कट किए हैं। और जो फर्स्ट ईयर का एवरेज है वो अराउंड है कि जी तकरीबन 2.5% का रेट कट होता है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एन IMF प्रोग्राम। और थर्ड चीज क्या है जो लोग अभी कह रहे हैं ना कि करेंसी का इशू है, कि 2.5% रेट कट करने के बावजूद जो एवरेज रुपी की डिप्रिसिएशन होती है पहले साल में वो लेस देन 1% होती है। अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उठा के देखें, मैं आपको 1997 तक लेके जाऊं, ठीक है ना, आपके काफी यूजर्स होंगे जो 1997 में पैदा भी नहीं हुए होंगे, but if you go back from till 1997 and you look at this, you know, almost 30-year period, और उसके अंदर आप ईजिंग साइकिल्स निकालें स्टेट बैंक के कि उसने कहाँ पे रेट कट्स किए, और आप ऑब्जर्व करें कि रुपी की मूवमेंट ड्यूरिंग दोज कटिंग साइकिल्स क्या थी, तो आपको ये अंदाजा होगा कि जी जितना रुपया डिप्रिशिएट नॉर्मल टाइम्स में होता है, यानी अगर मैं ओवरऑल एवरेज देखूं कि पाकिस्तानी रुपी कितना डिप्रिशिएट होता है ऑन एवरेज अगेंस्ट द US डॉलर,
उससे वो कम होता है डिप्रिशिएट जब स्टेट बैंक रेट कट कर रहा होता है। तो ये एक थोड़ी सी आपको कॉन्ट्रा डेटा पॉइंट मिल रहा है कि जी इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, मगर मेरी जो डिप्रिसिएशन का जो पेस या जो रेट है, इट इज लेस देन द ओवरऑल एवरेज, यानी रुपया रिमेन्स रिलेटिवली लेस अंडर प्रेशर जब आप रेट कट कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई इवन फॉर मी आई फील कि जी इफ यू आर डूइंग एन आईएमएफ प्रोग्राम, अगर आपके पास डॉलर फंडिंग है, देन इट इज ईजियर, मच ईजियर टू कट द रेट्स। और मैं आपसे हमेशा यही कहता हूं, ये हमेशा मेरा बिलीफ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इट हैज मोर टू डू विद डॉलर फ्लो रादर देन इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन हाई भी है ना, पाकिस्तान में आप रेट कट्स देख सकते हैं। इवन अगर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, अगर डॉलर सप्लाई है तो रेट कट होगा। अगर इन्फ्लेशन नीचे भी आ जाए मगर आपके पास आईएमएफ नहीं है, डॉलर फ्लो नहीं है, तो फिर आप रेट कट नहीं कर सकते। अभी एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा था अब्दुर्रहमान भाई का। ही वाज टॉकिंग अबाउट पीकेआर। वो समझ रहे थे शायद आईएमएफ का व्यू है कि पीकेआर को 300 प्लस होना चाहिए इस साल या अगले साल। तो आपके ख्याल में पीकेआर कहाँ देखते हैं आप, मे बी बाय ईयर एंड? सो इसके अंदर you're राइट कि इसके ऊपर जो मीडिया में स्पेकुलेशन आई है इज दैट कि द आईएमएफ इज सेइंग कि यू नीड टू डिप्रिशिएट द पीकेआर। और इसके अंदर एक वो भी स्पेकुलेशन आई है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि आप जो पावर टैरिफ्स एडजस्ट करें, आप एडजस्ट करें विद द अजम्पशन के रुपी डॉलर की जो पैरिटी है वो 330 पे होगी बाय जून 2025। राइट, तो वो बेसिकली हमें ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ये एंड अगेन ये इसके अंदर आई डोंट थिंक कि कोई कंफर्म्ड ये सोर्स है कि जी आईएमएफ ने डेफिनेटली कहा है, मगर अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट कि जी आप 280 से 330 पे चले जाएंगे इन द नेक्स्ट 12 months, which is about 18% move in the rupee. नाउ द थिंग इज, इसके ऊपर स्पेकुलेशन जरूर होगा, एंड इसके ऊपर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बेसलेस स्पेकुलेशन है। नॉर्मली आईएमएफ की प्री कंडीशंस में करेंसी डिप्रिसिएशन इज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू आस्क फॉर। ये हमने अपने केस में भी देखा है और हमने बाकी दूसरे मुल्कों के केस में भी देखा है। मोस्ट रिसेंटली हमने इजिप्ट के केस में देखा है कि बिफोर द आईएमएफ अग्रीड टू गिव देम अ बेल आउट, दे हैड टू मैसिवली डिप्रिशिएट द इजिप्शियन पाउंड अगेंस्ट द डॉलर। नाउ द थिंग इज के हम भी अब एक नया आईएमएफ प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पास एक वो टिक हो गया कि जी पोटेंशियल डिप्रिसिएशन हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरी चीज जो है कि आपके अगर आप अपना रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो रियर स्टेट बैंक देता है उसको भी देखें तो वो भी अराउंड 105 ऑड हो गया है। जनरली हमने देखा है कि स्टेट बैंक हैज केप्ट द रियर इन द लास्ट 3 to 5 years, जनरली वो अराउंड 96 to 98 की बैंड में इसको रखता है। तो दे आर ट्राइंग टू कीप द रुपी a bit on the weaker, slightly weaker end relatively, ताकि एक्सपोर्ट competitiveness जो है मुतासर ना हो और imports को आप ज़्यादा उसको प्रमोट ना करें by making them relatively cheap for Pakistanis to enjoy या consume. तो from that perspective you can argue again कि जी रुपी slightly overvalued है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो रुपया ऑलमोस्ट 280 पे स्टक हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा। तो मे बी इट इज नेचुरल कि आईएमएफ आपसे कहे कि जी आप 5 से 7% की डिप्रिसिएशन इसको अलाउ करते हैं। नाउ द थिंग इज के हाउ डू यू डू दैट? आप 5 से 7% की डिप्रिसिएशन और आप कहते हैं कि जी मार्केट डिटरमिन्ड होना चाहिए। तो आपको पता है कि रिसेंटली तो स्पेकुलेशन ये है कि इवन दो आई थिंक जो ब्रॉडर नैरेटिव वो ये है कि पाकिस्तान आर्टिफिशियली रुपी को प्रॉप अप कर रहा है और करंट अकाउंट को सप्रेस कर रहा है। सम ऑफ दोस थिंग्स मे बी ट्रू, सम ऑफ दोस थिंग्स आर नॉट ट्रू। अगर आप देखें कि जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान किस तरह रुपी को डिफेंड करता है, वो थ्रू स्वॉप्स करता है, ठीक है ना। तो दे विल बेसिकली शॉर्ट द डॉलर इन देयर यूजिंग स्वॉप्स एंड दे विल बेसिकली डिफेंड द रुपी बाय क्रिएटिंग मोर सप्लाई ऑफ डॉलर्स। और वो जब आप देखते हैं कि जब पाकिस्तान की पोजीशन जो है डिटीरिएट हो रही होती है एक्सटर्नल साइड पे और रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर होता है और डेफिसिट्स बढ़ रहे होते हैं और रुपी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा होगा, तो पाकिस्तान की जो नेट शॉर्ट स्वैप पोजीशन है वो बढ़ती है। इफ यू लुक एट पाकिस्तान स्वैप पोजीशन दीज डेज,
वो एक्चुअली सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो रही है. तो दैट मीन्स द स्टेट बैंक इज नॉट यूजिंग दिस टूल टू प्रॉप अप द रुपी. सेकेंडली, अगर आप देखें कि जो आपका रिजर्व बिल्डअप हुआ है, रिजर्व बिल्डअप यस हुआ है कि आपने करंट अकाउंट को कर्टेल किया है. मगर डिस्पाइट दैट हमें यह भी पता था कि FY 24 में पाकिस्तान के कोई 20-22 अरब डॉलर की इसने रीपेमेंट करनी थी. अब IMF ने तो आपको दिए थे $3 बिलियन, सऊदी ने या यूएई ने आपको $1-1 बिलियन के डिपॉजिट दिए थे. तो आपने जब फिजिकल ईयर स्टार्ट किया था तो आप अराउंड $8 बिलियन पे रिजर्व थे. आज आप फिजिकल ईयर एंड कर रहे हैं, आप अराउंड $9+ बिलियन पे कर रहे हैं. करंट अकाउंट में कोई सरप्लस नहीं है, ठीक है जी. कोई मैसिव आपके पास FDI के फ्लोज नहीं है, और मगर आपने रीपेमेंट्स भी करी, कहीं आपने डिफॉल्ट भी नहीं किया, और आपके रिजर्व्स भी इंटैक्ट हैं. तो ये कैसे हुआ? ये इस तरह हुआ कि स्टेट बैंक के पास जो उसने जब देखा कि जब मैक्रो लेवल पे स्टेबलाइजेशन हो रही थी, आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी, एक्सपोर्टर्स की फॉरवर्ड प्रोसीड्स बिक रही थी, तो देयर वाज ए ample dollar liquidity in the markets, and it was able to actually purchase dollars in order to build reserves. तो ये एक्चुअली ऑपोजिट है जो जनरली स्टेट बैंक करता था हिस्टोरिकली. हिस्टोरिकली स्टेट बैंक डॉलर मार्केट में फेंकता था रुपये को रोकने के लिए. इस टाइम पे ऑपोजिट होता था, वो डॉलर खरीद रहा था. तो इसके अंदर तो कुछ जो बैंकर्स आप बात करें जो एफएक्स पे होते हैं, वो स्पेकुलेट यही करते थे कि अगर स्टेट बैंक डॉलर की बाइंग नहीं कर रहा होता ड्यूरिंग दिस टाइम, तो रुपी डॉलर की पैरिटी तो शायद थोड़ी सी और नीचे आ जाती, यानी 278 से इट वुड फॉल डाउन मे बी टुवर्ड्स 270. तो ये भी एक मार्केट में व्यू है. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक जो जो पोजिशन है ओवरऑल ऑन द एक्सटर्नल साइड, इट इज़ रिलेटिवली बेटर वेयर वी वर कंपेयर टू अ ईयर अगो. तो आई थिंक जब आपने इतनी स्टेबलाइजेशन कर ली है, तो यू नीड टू नाउ स्टार्ट लुकिंग अहेड कि यार हमने अब इसको आगे किस तरह लेके जाना है. अच्छा, जैसे शुरू में आपने एक रैशनल दिया था स्टेट बैंक का कि उन्होंने रेट्स को कट क्यों नहीं किया, आपने कुछ बुलेट पॉइंट्स बताए थे. अगर आप पूरी डिस्कशन को समराइज करें और हमें बताएं कि स्टेट बैंक को रेट्स क्यों कट करने चाहिए, एंड आप रेट्स को कहाँ पे देखते हैं बाय ईयर एंड? राइट. तो ये जो रेट्स बाय ईयर एंड, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ, बिकॉज आई मेंशन्ड इट इन माय कॉन्वर्सेशन टुडे सेवरल टाइम्स, कि मैं जिस तरह ये चीज़ देख रहा हूँ इज दैट के जो जून क्वार्टर है, यानी अब हमारी एक ही पॉलिसी रह गई है जून के अंदर, वहाँ पे मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन ये है कि देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि स्टेट बैंक एक टोकन कट कर सकता है. एंड बाय टोकन कट आई मीन 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स का कट हो सकता है. मेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ बिगर रेट कट्स इज दैट के पोस्ट जुलाई आपको बड़े रेट कट्स मिलेंगे. एंड उसकी दो वजूहत हैं. वन इज दैट के इन्फ्लेशन जो अब जैसे मई के अंदर स्पेकुलेट हो रहा है कि 13-14% पे आ जाएगी, it will probably be around that same level in July onwards and continuing to go down slowly. Um, the other thing is that कि hopefully by that time आपने actually IMF program नया वाला sign up कर लिया होगा in July. तो ये दो चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आई थिंक फिर वहां पे एक स्टेट बैंक के पास एक अच्छा कंफर्ट लेवल होगा कि वो थोड़ा सा अग्रेसिवली रेट कट्स करे. तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ड्यूरिंग द सितंबर क्वार्टर, बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, द स्टेट बैंक शुड बी एबल टू कट रेट्स इन द रेंज ऑफ अराउंड 3% एंड देन इन द दिसंबर क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर होगा साल में साल का, उसमें से 1 से 1.5% का रेट कट मजीद आ सकता है. तो आई एक्सपेक्ट द स्टेट बैंक टू एंड एट अराउंड 17% विद द पॉलिसी रेट, विच इज अराउंड अ 5% डिक्लाइन फ्रॉम करंट लेवल्स. अब क्या कहते हैं कि व्हाई द स्टेट बैंक शुड कट रेट्स? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. आई थिंक इट्स जो 22% पे आपको नजर क्या आ रहा है कि अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर सफरिंग, अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर अंडर प्रेशर. आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आपकी पॉवर्टी बढ़ रही है. तो जो आप इंडिकेटर्स के ऊपर जब नज़र देखते हैं कि कंज्यूमर फाइनेंस, ऑटो फाइनेंस, पर्सनल लोन्स, दोज इंडिकेटर्स आर ऑल शोइंग मैसिव डिक्लाइंस ईयर ऑन ईयर.
तो लोगों ने जो बोरोइंग करना शुरू कर दी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को देखें, इट इज़ डेड, देयर इज़ नो ग्रोथ इन इट। वो 1-8% की ग्रोथ आ रही है over the last 1 year. You look at, like I mentioned, all the high frequency indicators: electricity consumption, auto sales, cement sales, petrol sales, diesel sales. आप सारी इनको उठा के देखें तो you realize कि already consumer demand has been killed, and जो industries इस demand को service कर रही थी, they are probably running at 30, 40, 50% capacity. तो आपने आपका कंज्यूमर आपने हिट कर दिया है, उसकी डिमांड खत्म हो गई है। आपकी जो इंडस्ट्री है अंडर सिवियर प्रेशर है बिकॉज उसके फाइनेंस कॉस्ट आर थ्रू द रूफ। आपने सारी कंसेशनरी फाइनेंसिंग वापस ले ली, आपने इंटरेस्ट रेट्स को 22% पे कर दिया, और क्या कहते हैं, आपने बिजली और गैस के रेट्स बढ़ा दिए, और सामने से आपने कंज्यूमर को किल कर दिया। तो जो इंडस्ट्री है वो भी दोनों तरफ से इम्पैक्ट हो रही है इन चीज़ों के अंदर। नाउ द थिंग इज कि इंडस्ट्री 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने कोई सर्वाइव करेगा, किसी के पास 1 साल का रनवे, किसी के पास 2 महीने का रनवे। कंपनीज विल फेल और सर्वाइव डिपेंडिंग ऑन उनकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, उनकी डेट की क्या स्ट्रक्चरिंग है, क्या क्वांटम है, क्या उनकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है। But you cannot indefinitely continue to penalize industry and penalize the banking system के अंदर जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली यही होगा कि लोग अपने बिजनेसेस बंद कर देंगे। जो आपकी जो इंडस्ट्री है, लॉट ऑफ इट विल शट डाउन, पीपल विल गेट इवन मोर अनएम्प्लॉयड। फिर वो जो सप्लाई चेन है आपकी, वो जब डिस्ट्रॉय होना शुरू होगी, तो मेरे हिसाब से दैट इज इन्फ्लेशनरी इन इटसेल्फ। बिकॉज यस, आप कह सकते हैं कि जी जब लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उनकी डिमांड नीचे गिरेगी, बट आई थिंक आप ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान में कंजम्पशन लेवल्स ऑलरेडी बहुत लो लेवल पे हैं। लोग अपनी सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज ले रहे होते हैं, तो बंदा जितनी भी उसकी जॉब चली जाए वो खाना तो नहीं बंद करेगा, ही स्टिल नीड्स टू लिव। तो आई डोंट थिंक इट विल हैव दैट मच इम्पैक्ट ऑन डिमांड बिकॉज डिमांड इज ऑलरेडी वेरी लो। व्हाट विल हैपन है, आपकी सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा। तो आपकी जो सप्लाई चेन है, वेदर वो स्टील में है या टेक्सटाइल्स में है या कोई और आप सेक्टर उठा के देख लें, वो अगर डिसरप्ट हो जाती है, उस चीज़ को रिज्यूम करना बहुत मुश्किल होता है। एंड देन आई थिंक द फाइनल थिंग, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट यू आर, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस मेस, पाकिस्तान का ये अभी मेस क्या है? पाकिस्तान का मेस ये है कि हम एक लो ग्रोथ साइकिल में फंस चुके हैं, और हम ये लो ग्रोथ, हाई इंटरेस्ट रेट, ऑस्टेरिटी साइकिल के अंदर हैं, जिससे वी कांट सीम टू फाइंड अ वे आउट। कि अगर हम इकोनॉमी को आज वो एक्सेलरेट करेंगे, तो ये राइट, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आपके पास जो करंट रिजर्व्स हैं या करंट जो आपके पास जो बफर्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है। आप कुछ महीनों के लिए ग्रोथ आएगी, फिर आप फिर से बैठ जाएंगे। तो पाकिस्तान नीड्स टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। नाउ इसके अंदर यह है कि जो अगर आप देखें एट इट्स बेस, पाकिस्तान का जो सोल्यूशन है वो या तो अपनी एसेट साइड ठीक कर ले या अपनी लाइबिलिटी साइड ठीक कर ले। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई मीन इज दैट कि जी एसेट साइड पे अगर इफ यू थिंक ऑफ पाकिस्तान एज अ बैलेंस शीट, या तो वो अपनी एसेट्स बढ़ा ले। एसेट्स कैसे बढ़ाए? यानी एफएक्स की जनरेशन करे। इट कैन डू दैट थ्रू एफडीआईज, इट कैन डू दैट थ्रू हॉट मनी फ्लोज, इट कैन डू दैट थ्रू क्या कहते हैं अपना ये जो आपकी जो SIFC और जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो JVs हैं, इट कैन डू इट थ्रू हायर एक्सपोर्ट्स, मगर दैट इज मोर ऑफ अ मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म थिंग। या तो इन चीज़ों को ठीक कर ले और फिर इस लो ग्रोथ साइकिल को एग्जिट कर दे। द अदर वे टू डू इट इज आप लाइबिलिटी साइड को ठीक कर दें। वी ऑल नो कि पाकिस्तान की एवरी ईयर अराउंड $20 odd billion की लाइबिलिटीज आ रही हैं, और रीपेमेंट्स ड्यू हो रही हैं, राइट? तो ज़ाहिर $20 billion की FX अरेंजमेंट करना एवरी ईयर इज अ डिफिकल्ट टास्क। हाँ ठीक है, आप उसके अंदर से कुछ रोल ओवर कर लेते हैं, आपके पास एडिशनल बोरोइंग आ जाती है, IMF आपके साथ अभी खड़ा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी इट्स नॉट completely a lost cause, मगर वी नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो इन दैट सिचुएशन या तो आप उन ऑब्लिगेशंस या जो लाइबिलिटीज हैं आप उनको रिस्केड्यूल करा लें, आप उनको 5 साल 10 साल आगे रिस्केड्यूल करा दें, ताकि आपकी जो हर साल ये जो ऑब्लिगेशंस ड्यू हो रही हैं वो 20 बिलियन से मे बी 10 बिलियन हो जाएं या 8 बिलियन हो जाएं, और आपके पास एक ब्रीदिंग स्पेस आ जाए।
That is also another way to exit the low growth cycle. And finally, I think जो चीज to focus on इसके with regards to interest rates जो मैंने already mentioned कर दी is that के government is the biggest borrower. Government को अगर interest cost जो है आप very high रखेंगे तो government जो है revenue जो है existing taxpayer से collect करने की कोशिश करेगी, वो और अपनी economy को kill करेगी और वो एक vicious cycle में फंस जाएगी कि वो एक dying economy से more and more revenue and taxes extract करने की कोशिश कर रही है, and that is killing the economy even more. And eventually it'll come a time कि it can no longer increase revenue. So it needs to create some fiscal space from somewhere. And I think जिस तरह अब आपके हालात हैं कि you have the IMF, you have built up your FX reserves का buffer, you have brought your current account under control, आपने consumer demand को kill कर दिया है, LSM growth, सारे indicators negative हैं, you can now slowly start to give relief to people कि आप थोड़ा सा जो जो वर्ज ऑफ कोलैप्स पे है आप वापस करें, थोड़ी सी फिजिकल स्पेस क्रिएट करें गवर्नमेंट के लिए भी ताकि उसकी भी बोरिंग रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी कम हो, और आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा रेव अप करना शुरू करें. यस, इन टर्म्स ऑफ पुशिंग ग्रोथ अग्रेसिवली आई कंप्लीटली एग्री, आप नहीं कर सकते. यू कांट ब्रिंग द रेट टुडे फ्रॉम 22 to 10% आप कहें कि जी मैं रेट कर रहा हूँ बिकॉज वी कांट अफोर्ड इट, बट डेफिनेटली यू नीड टू ग्रेजुअली रिड्यूस इट. एंड जो फ्यूचर ट्रेजेक्टरी है यानी हम 2025 की बात करें वहां पे देन यू मेक अ रीअसेसमेंट कि जी मेरे रिजर्व्स कैसे हैं, मेरी एक्सपोर्ट ग्रोथ कैसी है, मेरे इंपोर्ट्स कैसे हैं, कमोडिटी प्राइसेस कैसी हैं, मुझे जो इंटरनेशनल फ्लोज हैं, एफडीआई के फ्लोज हैं, जो हॉट मनी अगर कोई आ रही है नहीं आ रही, कैपिटल जो फ्लोज होते हैं हमारे, कोई प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उन चीजों को फिर आप असेसमेंट करके करें कि ओके फाइन, कैन आई कंटिन्यू टू कट रेट्स from 17% and then 16, 15, 14, 13 etc. या मैं यहाँ पे रुक जाऊं या स्लो हो जाऊं, तो आपके पास टाइम होगा. तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये जो एक डूम्सडे व्यू है कि जी 22% से अगर रेट 2-4% 5% कट हो गया तो वो मुल्क खत्म हो जाएगा. आई थिंक दोज आर ओवर ब्लोन एट दिस पॉइंट. आई थिंक द कॉस्ट ऑफ नॉट कटिंग रेट्स is greater than the benefit of the high rate at this point. अच्छा, आप खुद भी फंड मैनेज करते हैं और बिल्कुल अदर फंड मैनेजर से भी कनेक्टेड होंगे, तो आपके ख्याल में जो फंड्स हैं ये कब थोड़ा सा शिफ्ट करना शुरू करेंगे फ्रॉम लो रिस्क टू हाई रिस्क? सो इसके अंदर अगर आप जनरली देखें कि इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो ये कि फंड्स, इक्विटी फंड्स जो हैं उनके अपने एक्सपोजर्स क्या हैं अभी एट दिस लेवल, एंड देन इन टर्म्स ऑफ जो एयूएम की जो एलोकेशन है वो इक्विटी फंड्स की तरफ कितनी है. तो इक्विटी फंड्स खुद अगर आप देखें तो दे आर जनरली फुली इन्वेस्टेड. ठीक है जी. तो जो भी इक्विटी फंड्स के अंदर जो पैसा है आज एएमसीज के पास, एसेट मैनेजर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास, उन्होंने वो 90% एंड ओवर उन्होंने मार्केट्स में डिप्लॉय किया हुआ है. ठीक है ना. तो व्हेन यूर 90%, 90 to 95% इन्वेस्टेड, आप बेसिकली फुली इन्वेस्टेड होते हैं एज अ म्यूचुअल फंड. आपके लिए ये पोजीशन आपने बनी है. तो देर ऑल बुलिश ऑन इक्विटीज. अब द थिंग दैट वी आर वेटिंग फॉर इसके जो इन्वेस्टर्स दूसरे फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टर्स हु आर इन मनी मार्केट फंड्स, इन इनकम फंड्स, और वो जो मोर डिफेंसिव लो रिस्क फिक्स्ड इनकम साइड, मनी मार्केट साइड पे हैं कैश फंड्स में, वो अपना पैसा कब कन्वर्ट करेंगे टुवर्ड्स अ हायर रिस्क स्टॉक मार्केट फंड्स. नाउ द थिंग इज मेरे हिसाब से देखें, बिकॉज ये भी चीज जो होती है ये एसेट मैनेजर्स के हाथ में जरूरी नहीं होती. कुछ क्लाइंट्स होंगे जो एसेट मैनेजर की डिस्क्रेशन पे रिलाई करते हैं या उसकी एडवाइस पे रिलाई करते हैं टू मूव देयर मनी फ्रॉम वन कैटेगरी ऑफ फंड टू अ डिफरेंट कैटेगरी, के मनी से इक्विटी में कब जाऊं, इक्विटी से इनकम में कब आऊं, इक्विटी से बैलेंस्ड में कब जाऊं. तो वो रिलाई करते हैं ऑन द एसेट मैनेजर कि वो एडवाइस करेगा कि जी हम क्या करें, और फिर उसकी एडवाइस को शायद फॉलो भी किया जाता है. और कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं हु मेक देयर ओन डिसीजंस कि जी हम इन्वेस्ट करेंगे इक्विटीज में जब हमारा ध्यान होगा, वी विल मूव दैट मनी व्हेन वी वांट टू. नाउ द थिंग इज कि मोस्ट पीपल हैवंट मूव देयर मनी. अगर आप देखें इवन जो आप नेट जो सेल्स एंड रिडेम्पशंस का डेटा आप निकाल के देखें फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, जब से ये रैली स्टार्ट हुई है, उसमें से इक्विटी फंड्स के अंदर से नेट आउटफ्लो हुआ है. दैट मीन्स कि पीपल हैव चोजन टू टेक मनी आउट फ्रॉम इक्विटी फंड्स ड्यूरिंग दिस मार्केट रैली. लोगों ने पैसा नहीं डाला. तो आई थिंक ये पैसा आप जब डालना शुरू करेंगे एक्चुअली स्टॉक मार्केट के अंदर, ये जो लिक्विडिटी शिफ्ट होगा म्यूचुअल फंड्स का, जब आपको रेट कट्स मिलेंगे. So I think at 22%, most people are
not willing to move that money to equity funds. अभी मार्केट 75,000 पे खड़ी है और मैं और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमारा एक डायलेमा है कि मार्केट इतनी हाई चली गई है, अगर हमने इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, डर लगता है। अगर हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो फिर भी डर लगता है कि बजट पता नहीं कैसा होगा, हमें निकल जाना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। तो इन हालात में हमारी एक जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो किस तरह की होनी चाहिए? ओके, ठीक है। तो इसके अंदर देखें, वन इज दैट के यू कैन हैव अ टैक्टिकल सॉर्ट ऑफ व्यू ऑन द मार्केट एंड व्हाट यू शुड डू, एंड वन इज अ मोर फंडामेंटल व्यू कि जी हाउ डू वी सी द इक्विटी मार्केट्स, ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म अगर हम या मीडियम टर्म हम अपनी एलोकेशन डिसाइड कर रहे हैं तो हाउ डू वी रिएक्ट। एंड आई थिंक ये हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स का एक वरी होती है, कंसर्न होती है, जब हम आजकल बात करते हैं कि जी कोई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एक्सपोजर लिया ही नहीं व्हेन द मार्केट स्टार्टेड रैलिंग, तो वो आके जब हमसे बात करते हैं तो वो परेशान होते हैं कि जी मैं कहीं मार्केट के टॉप पे तो नहीं खरीद रहा, ये तो ऑल टाइम हाईस पे चल रही है। फिर हमारे सारे कुछ और क्लाइंट्स होंगे जिन्होंने थोड़ी सी एलोकेशन ली होगी मगर दे वांट टू बिल्ड इट, सेम सॉर्ट ऑफ कंसर्न कि जी हैव आई मिस्ड द बोट, हैव आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, एंड मार्केट ने जो गेन्स बनाने थे बना लिए। एज एन एसेट मैनेजर मैं आपको इस कंसर्न या इसका जो आपको वरी है, इसका मैं आपको जो जवाब दे सकता हूँ, आई कैन डू इट बेस्ड ऑन 3 पॉइंट्स के व्हाट आई थिंक, राइट। वन इज दैट आई विल टेल यू के व्हाट आई थिंक ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस मुल्क के, ठीक है ना। अब इन दिस कॉन्वर्सेशन हमने काफी बात करी है कि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे हैं। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव हमें क्या नजर आ रहा है इज दैट के द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने वापस ले आए हैं, विच इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि इन्फ्लेशन डिक्लाइन हो रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट्स आपके कंट्रोल में हैं, और आपकी आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो एक पीक पे स्टेबलाइज हो गए हैं, ठीक है जी। तो एक हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आ रही है, रिजर्व्स हैं, आईएमएफ है, करंटली टॉक्स चल रही हैं। तो आप हिस्टोरिकली भी देखें कि लाइक वी सेड कि हम पहले साल ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम पे फोकस अगर करें कि जनरली जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो अपनी पॉलिसीज बनाती हैं इन द फर्स्ट ईयर of an IMF program, they generally stick to the reform agenda, right? So that is generally a net positive, especially जब आप स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं कि अगर कोई मुल्क या गवर्नमेंट उसकी एक प्रूडेंट पॉलिसी चला रही हो, एक रिफॉर्म एजेंडा को प्रमोट कर रही हो, तो उसको जनरली मार्केट्स पॉजिटिवली लेती हैं। तो यू वुड एक्सपेक्ट दैट जो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि पहले साल में जनरली गवर्नमेंट्स दे बिहेव themselves in terms of the IMF program. इश्यू आपको आता है नॉर्मली इन द थर्ड एंड फोर्थ ईयर, जब आप इलेक्टोरल साइकिल के करीब आते हैं, फिर गवर्नमेंट्स के ऊपर दूसरे प्रेशर्स, दूसरी कंसिडरेशंस आ जाती हैं, विच मे कॉज देम टू डिविएट फ्रॉम दैट स्टेबलाइजेशन एफर्ट एंड स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव मुझे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है और एक रिकवरी नजर आ रही है, स्पेशली गिवन द एक्सटर्नल फंडिंग सपोर्ट जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। और फ्रॉम बिकॉज आप पाकिस्तान पे ज्यादा विजिबिलिटी नहीं बना सकते बिकॉज ज़ाहिर यहाँ चीजें बहुत रैपिडली चेंज होती हैं, बट आई वुड से कि गिवन द पॉलिटिकल सिनेरियो एंड द इकोनॉमिक सिनेरियो, द नेक्स्ट 12 मंथ्स जो हैं यू शुड बी अ ईयर ऑफ रिकवरी एंड स्टेबिलिटी फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। तो अगर आज मुझसे कोई स्टॉक मार्केट के बारे में पूछता हूँ कि जी नंबर 1 मैक्रो लेवल पे जो एक हेडविंड थी पिछले 2-3 सालों से, स्पेशली पोस्ट 2022, वो एक मे बी टेल विंड बन रही है फॉर द स्टॉक मार्केट। तो मैक्रो लेवल पे हमारे पास एक कंफर्ट है। दूसरी चीज मैं उनसे क्या कहूंगा कि इसके डू यू हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग टुडे, और वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड कि आपको लग रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो पीक मल्टीपल्स थे वो जब हमने साइकिल्स के पीक पे देखे वो 10-12 भी हो जाते हैं, क्या मार्केट उन लेवल्स पे चली गई है? क्या जो यील्ड्स हैं, अर्निंग्स यील्ड हैं, डिविडेंड यील्ड्स हैं, प्राइस टू बुक पे हम देखें, जो भी आप मेट्रिक ऑफ वैल्यूएशन फेवर करते हैं, उसकी बेसिस पे पाकिस्तान अपनी हिस्टोरिकल एवरेजेस से या हम कंपेयर करें टू द रीजन और जो डिस्काउंट्स प्रिवेल करते हैं वो क्या बहुत प्रीमियम पे चली गई है? The answer to that clearly is no, right? Pakistani stocks, even after this 80% rally है जो भी जितनी हुई है, they are still compared to their own averages, अपनी पाकिस्तान की अपनी historical average, वो अभी भी बहुत सस्ते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास है कि हमारे पास वैल्यूएशंस भी आर स्टिल ऑन द लोअर एंड और हमारे पास यील्ड्स भी
काफ़ी हैं। तो from a margin of safety, even if I'm worried about capital volatility and price के अंदर fluctuation, I can pick up stocks of 15% yield, 18% yield, 20% yield, जो मुझे एक downside protection as in some way देते हैं। और तीसरी चीज जो मैं देखूंगा फॉर एन इन्वेस्टर इज दैट के आर देयर एनी ट्रिगर्स इन प्ले, ठीक है ना? बिकॉज वैल्यूएशन सस्ती हो, ठीक है जी, मैक्रो लेवल पे स्टेबिलिटी हो, ठीक है, मगर इज दैट इनफ कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म करे? नो, इट इज नॉट इनफ। आपको ट्रिगर्स चाहिए होते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए होता है लिक्विडिटी। और अगर आप अभी देखें तो लिक्विडिटी एक तो फ्लो हो रही है और लिक्विडिटी अवेलेबल भी है, राइट? हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करी। फिजिकल ईयर टू डेट $150 million का नेट इनफ्लो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट के अंदर। दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट इनफ्लो ईयर since the last 6 years, right? Because investors have been net sellers in Pakistan for a long time. So this is a good big number. Shows that the foreign investor is interested in investing in Pakistan again. So foreign liquidity available ho rahi hai, which is a good trigger for you. Domestic side pe, we talked about mutual funds, right? मैंने ये पहले भी बात करी है। मार्केट के लास्ट पीक पे 2017 में इक्विटी फंड्स की एलोकेशन क्लोज टू 50% थी इंडस्ट्री एयूएम। आज के दिन पे वो शायद 10% के नीचे है, राइट? तो म्यूचुअल फंड्स की जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है वो सिग्निफिकेंटली अवेलेबल है। इंश्योरेंस कंपनीज के अभी भी पोर्टफोलियोज, इवन दो दे हैव बीन बाइंग रिसेंटली, दे आर स्टिल नोवेयर नियर द एलोकेशन जो उनकी 2 साल पहले या 3 साल पहले भी होती थी टू एक्विटीज। इवन आई वुड से कि रिटेल या H&W का जो एक्सपोजर है इस मार्केट में करंटली इज ऑन द लोअर साइड स्टिल इवन टुडे। तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत सारी अवेलेबल है, फॉरेन लिक्विडिटी फ्लो कर रही है। तो एक जो हमारे पास जो सबसे बड़ा ट्रिगर जो हम ढूंढते हैं लिक्विडिटी का, वो अवेलेबल है। दूसरा मेरे हिसाब से जो ट्रिगर अच्छा रहेगा विल बी द फैक्ट के वी विल बी इन एन IMF प्रोग्राम। तो वहां पे आई थिंक पीपल विल गेट एडिशनल कंफर्ट कि जी जब आप IMF के साथ साइन अप करेंगे। एंड ऑफ कोर्स IMF प्रोग्राम के बाद जो तीसरा ट्रिगर जिसके ऊपर हमने अभी ये पूरी कॉन्वर्सेशन करी है कि रेट कट्स होंगे। तो रेट कट्स में जनरली पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट्स हैव डन वेल एंड देयर इज नो रीजन फॉर मी टू बिलीव कि जी अगर अगले 6 महीने या 9 महीने में रेट कट्स होते हैं, और मेरी अपनी ये एक्सपेक्टेशन है कि जी ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स मैक्रो लेवल पे स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि वाई पाकिस्तानी स्टॉक्स शुड नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट। तो अब हमारे पास तीनों चीजें हमने बात करी ना, कि मैक्रो लेवल पे रिलेटिव रिकवरी का सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। वैल्यूएशंस आर स्टिल चीप एंड अट्रैक्टिव, यील्ड्स आर स्टिल गुड, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है। एंड तीसरा लिक्विडिटी ट्रिगर अवेलेबल है, फंडामेंटल ट्रिगर IMF और इंटरेस्ट रेट्स का भी अवेलेबल है। तो इन तीनों चीजों को मैं पुट टुगेदर करूं तो मैं आज भी लोगों को कहूंगा कि जी देखें, शॉर्ट टर्म पुल बैक्स आ सकते हैं, करेक्शंस आ सकती हैं, नोबडी कैन टाइम द मार्केट परफेक्टली, मगर if you are an investor and you have a view at least for the next 1 year, आपको basically positive होना चाहिए on the stock market and the equities, and you should be looking to have some kind of exposure जिससे आप comfortable हैं। एक्सीलेंट। माय लास्ट क्वेश्चन, ये बोनस होगा आपकी तरफ से, कि आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर्स, कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं? तो this देखें अगेन इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट, इसके इसके अंदर दो चीजें हो रही हैं, ठीक है ना? तो विच आई वुड से कि पीपल शुड टेक अ व्यू ऑन। वन इज दैट के द थिंग आई मेंशन के फॉरेन इन्वेस्टर्स आर बाइंग पाकिस्तानी स्टॉक्स नाउ जनरली हम एज एन इन्वेस्टर, और खजर भाई यू आर ऑल्सो टेक्निकली आप बहुत साउंड हैं, तो वी नो कि जी वो एक सेइंग है ना, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट? तो यू डोंट फाइट द ट्रेंड, आप देयर इज नो, उसके अंदर कोई पैसे नहीं बनते। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जनरली होते हैं, इफ यू लुक एट देयर बाइंग पैटर्न्स, यू कैन स्टडी दीज ऑल्सो। और सेकेंड पार्ट आपके अपने पोर्टफोलियो में जो आपने फोकस करना चाहिए, अदर देन यू नो द लार्ज कैप्स दैट फॉरेनर्स हैव हिस्टोरिकली बॉट, इज लुक एट के जो सिक्लिकल्स हैं। सिक्लिकल्स मेरा मतलब यह है कि वो वाली कंपनीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, जिनके मे बी लेवरेज लेवल्स थोड़े से हायर साइड पे होते हैं, एंड विच आर वेरी सॉर्ट ऑफ अप एंड डाउन विद द साइकिल ऑफ द इकोनॉमी और जो कंज्यूमर डिमांड होती है। तो उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। सेक्टर्स लाइक सीमेंट्स एंड स्टील एंड ऑटोज एंड ऑटो पार्ट्स एंड ग्लास, इस तरह के सेक्टर्स जो पिछले 1-2 साल में बहुत प्रेशर थे, उनकी डिमांड बिल्कुल डेड हो गई थी,
उनके फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत हाई थी, और वो बेसिकली अपने मार्जिन्स और यूटिलाइजेशन उनके काफ़ी लो हो गए थे। तो वहाँ पे आई थिंक एक अच्छा सेंटिमेंट जनरेट होगा वंस यू सॉर्ट ऑफ साइन द आईएमएफ प्रोग्राम, यू गेट इनटू द रेट कट साइकिल। तो इन स्टॉक्स के अंदर तो लुक फॉर स्टॉक्स जिनके अच्छे स्पॉन्सर्स हैं इस साइड पे, सिक्लिकल साइड पे, और जिनका शायद प्राइस एक्शन कंपेयर टू अदर्स इतना स्ट्रांग नहीं हुआ। तो दैट इज ऑल्सो वन aspect that you can look at in terms of cyclical exposures कि आप उनको buy करें going forward in this market. Thank you very much, Mustafa Bhai. My pleasure, Khazam.